Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए जी, वन बाय वन। देखिए, ये जो जजेस की तादाद है ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए से डिसाइड होगा। ठीक है, पार्लियामेंट डिसाइड करते हैं। और हाई कोर्ट में जो है लॉ, उन्होंने कहा कि जी आप लॉ बनाइए, जो डिसाइड करेगा। जब तक लॉ नहीं डिसाइड करता तो प्रेसिडेंट के पास पावर होगी। ये लिखा हुआ है हमने, आपने रीडिंग नहीं की जी। हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है ये प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की कंसल्टेशन के बाद। हाँ जी, बिल्कुल चीफ जस्टिस जी। सुप्रीम कोर्ट के इसमें हम यानी लोअर कोर्ट से जब वो डिसीजन दे रही थी तो फिर हम वहाँ पे अपील फाइल करें। सर ये कोर्ट का फर्स्ट मतलब ये पहली दफा हम इसमें नहीं जा सकते, लेकिन सर ये पनामा का जो फैसला था पहली दफा मतलब सुप्रीम कोर्ट में लिया था। उन्होंने कहा कि हम इसमें से अपील कर सकते हैं ना सर, मतलब कोर्ट का फर्स्ट इंस्टेंस नहीं है, मतलब पहली दफा हम इसमें नहीं जा सकते। देखिए, कोर्ट के पास सू मोटो पावर्स तो हैं। वो जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, जो पनामा वाला केस था वो जी, हाँ जी, सुमोटो पावर्स के मुताबिक लिया होगा। ठीक, कोर्ट के पास सुमोटो पावर भी है। लाजमी नहीं कि हर केस जो है वो पहले निचले कोर्ट से ही जो है ट्रांसफर होके ऊपर सुप्रीम कोर्ट तक आए। डायरेक्ट कोर्ट भी आ सकता है। हमारा जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है उसका कंसेप्ट ही यही है कि वो केसेस जो कि डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास आ सकते हैं। तो कुछ केसेस ऐसे पॉसिबल हैं जो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास हैं जी। और की क्वेश्चन? एग्जीक्यूटिव ये जो हमारे मैनेज कर रहे हैं पाकिस्तान को, जैसे प्राइम मिनिस्टर और उनके आगे जो फेडरल कैबिनेट वगैरह और आगे प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, ये एग्जीक्यूटिव में आते हैं जी। नहीं, ये लेजिस्लेशन में नहीं है। लेजिस्लेशन में प्राइम मिनिस्टर का कोई रोल नहीं। खुदा का खौफ करे भैया, ने कहीं नहीं पढ़ा। कोई भी एक्ट वगैरह जो है उसमें प्राइम मिनिस्टर की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। प्रेसिडेंट की है, प्राइम मिनिस्टर की नहीं है जी। और की क्वेश्चन? कुछ स्पेशल कोर्ट्स हैं, वो हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ स्पेशल कोर्ट्स हैं। अभी हम जो मेन स्ट्रीम है हमारी कोर्ट सिस्टम की वो स्टडी कर रहे हैं। हमने अभी तक क्या पढ़ा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इसके बाद हमने हाई कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का स्ट्रक्चर वाला पढ़ लिया। आज हम उससे आगे फर्दर जा रहे हैं फेडरल शरिया कोर्ट और लोअर कोर्ट्स की तरफ। तो स्टार्ट करें आज का लेक्चर जी। फेडरल शरिया कोर्ट बेसिकली पैरेलल टू हाई कोर्ट, इसको समझिए। इसका जो स्टेटस है वो पैरेलल टू हाई कोर्ट है, लेकिन इसमें जो काइंड्स ऑफ केसेस डील करती है वो पर्टिकुलरली इस्लाम से रिलेटेड, इस्लामिक प्रिंसिपल से रिलेटेड है। तो आज के लेक्चर में हम पहले पढ़ेंगे फेडरल शरिया कोर्ट, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेयर की तरफ जाएंगे जो क्या है हमारा लोअर कोर्ट्स। सबसे टॉप है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से नीचे हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के साथ फेडरल शरिया कोर्ट पैरेलल, और फिर उसके बाद डाउनवर्ड जो है वो हमारी लोअर कोर्ट्स आएंगी, सिविल कोर्ट्स और क्रिमिनल कोर्ट्स। तो आज के लेक्चर का आगाज करते हैं सबसे पहले फेडरल शरिया कोर्ट। वो कहते हैं कंपोजिशन क्या, टेन्योर क्या होगा। इसमें हम 3 कंसेप्ट पढ़ेंगे फेडरल शरिया कोर्ट में। एक, कंपोजिशन क्या है, यानी फेडरल शरिया कोर्ट में कितने जज होंगे। जैसे हमने पढ़ा सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में, हाई कोर्ट के जजेस के बारे में, तो फेडरल शरिया कोर्ट में भी जजेस कितने होंगे, उनका टेन्योर क्या होगा। फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जुरिस्डिक्शन क्या है फेडरल शरिया कोर्ट की, यानी ये किस तरह के केसेस को डील कर सकते हैं। और फिर प्रोसीजर कि फेडरल शरिया कोर्ट के पास जब कोई केसेस आते हैं तो वो किस प्रोसीजर के मुताबिक इनको रिजॉल्व करती है, कैसे हैंडल करती है, डिसीजन कैसे करते हैं। तो पहले कंपोजिशन, वो कहते हैं फेडरल शरिया कोर्ट में मैक्सिमम 8 जज होंगे। मैक्सिमम कितने जज होंगे? 8, इंक्लूडिंग चीफ एग्जीक्यूटिव, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस। एक चीफ जस्टिस होगा और बाकी जो है वो जजेस होंगे 7, मैक्सिमम तादाद है। तो मैक्सिमम कितने जजेस होंगे यहाँ पे? 8 जजेस होंगे। उनमें से एक तो हो गया हमारा चीफ जस्टिस और बाकी 7 अदर जजेस। अच्छा, मुझे ये बताइए हाई कोर्ट में
जो चीफ जस्टिस था उसको कौन अपॉइंट करता था? और ये चूंकि तकरीबन पैरेलल समझे इसको स्टेटस वाइज, ज्यूरिसडिक्शन डिफरेंट है लेकिन स्टेटस वाइज पैरेलल समझे, तो बताइए यहाँ पे जो चीफ जस्टिस है उसको कौन अपॉइंट करेगा? वो भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेगा। ठीक, फिर इसके बाद यहाँ पे जो जजेस हैं उनकी क्वालिफिकेशन समझ लीजिए, हमें समझा रहा है कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। कह रहा है जो इन मैक्सिमम 8 जजेस हैं इनमें से जो मैक्सिमम 4 पर्सन्स होंगे वो ऐसे होने चाहिए जो कि हाई कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन रखते हों, हाई कोर्ट के जज हों, करंटली जज हों, पास्ट में जज रह चुके हों, या जज कभी भी नहीं रहे लेकिन एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज जज ऑफ हाई कोर्ट हो। वो 4, क्योंकि देखिए पैरेलल जैसे मैंने आपको बताया ना फेडरल स्टेट कोर्ट का हाई कोर्ट के पैरेलल, तो जाहिर है यहाँ पे जो जज अपॉइंट होगा उसकी क्वालिफिकेशन भी तकरीबन वही होनी चाहिए जो हाई कोर्ट की है। हाई कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन क्या है जी मेरे भाई? आप बताइए, इनसे पूछिए जरा, हाई कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन क्या है? कौन लोग हैं जो हाई कोर्ट का जज अपॉइंट होने के लिए एलिजिबल है? कुछ नहीं पता। जो 10 ईयर एक्सपीरियंस हो, किस चीज का? लोअर कोर्ट का जज का 10 ईयर एक्सपीरियंस हो, वो हाई कोर्ट का जज लग जाएगा। 10 ईयर एक्सपीरियंस एज एडवोकेट हाई कोर्ट प्लस 10 ईयर एक्सपीरियंस एज सिविल सर्विस प्लस इसके साथ 3 ईयर डिस्ट्रिक्ट जज का एक्सपीरियंस हो प्लस 10 ईयर एक्सपीरियंस एज होल्डर ऑफ जुडिशियल ऑफिसर्स। तो कहता है वही क्राइटेरिया जो है फेडरल स्टेट कोर्ट के जज अपॉइंट होने के लिए 4 लोगों के लिए, लेकिन देखिए बाकियों के लिए नहीं कहा उसने। ठीक है, मैक्सिमम 8 है ना, एक तो हो गया हमारा चीफ जस्टिस, बाकी 7 में से कह रहा है जो 4 होंगे मैक्सिमम उनके लिए क्राइटेरिया है, लेकिन जो 3 आप देखें इनमें कुछ ऐसे लोग भी तो होने चाहिए जिनकी इस्लामिक लॉ पे रिसर्च हो। ठीक है, तो वो तो हमारे रेगुलर हाई कोर्ट का जो जज है उसके क्राइटेरिया में नहीं है रिसर्च, तो इसीलिए वो ये कह रहा है कि जो 3 जज होंगे इनमें से वो ऐसे उलमाए किराम होने चाहिए जिनका 15 साल का एक्सपीरियंस हो इस्लामिक लॉज एंड रिसर्च में। ठीक है, वो फेडरल शेयर, ताकि कॉम्बिनेशन देखें जो ट्रू बेसिकली रिक्वायरमेंट है इनकी, वो तो ये है कि फेडरल शेयर कोर्ट ने देखना है कि पाकिस्तान का कोई कानून इस्लाम के मुतसादिम तो नहीं है, अगेंस्ट तो नहीं है, और अगर अगेंस्ट है तो फिर इसको रिकमेंड भी करना कि क्या तब्दीली होनी चाहिए। इसके लिए, इस फंक्शन को करने के लिए हमें इस्लामिक नॉलेज की भी ज़रूरत है और लीगल टिपिकल जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है उसकी भी ज़रूरत है। इसलिए फेडरल शेयर कोर्ट में उसने दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो हमें दिया। तो क्लियर हो गया, फेडरल शेयर कोर्ट में मैक्सिमम कितने जजेस हैं? 8 जजेस है इंक्लूडिंग 1 चीफ जस्टिस। उनमें से मैक्सिमम 8 है, मैक्सिमम 8। उनमें से मैक्सिमम 4 जजेस के लिए क्राइटेरिया क्या है? कि वो हाई कोर्ट का जज अपॉइंट होने के लिए एलिजिबल हो, या पास्ट में सर्व कर चुके हो एज हाई कोर्ट, या करंटली हो, या एलिजिबल हो। और जो मैक्सिमम 3 जजेस हैं उनके लिए वो उलमा किराम होंगे जिनका 15 इयर्स एक्सपीरियंस होगा इस्लामिक लॉ एंड रिसर्च में। टेन्योर इनका अपॉइंटमेंट होगा 3 इयर्स, 3 साल तक अपॉइंट होंगे ये, और अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट जो है वो इस टेन्योर को एक्सटेंड कर सकता है। टेन्योर क्लियर हो गया, कंपोजिशन भी क्लियर। तो मेरे भाई मुझे ये बताइए फेडरल शरीयत कोर्ट में स्ट्रक्चर क्या है, कंपोजिशन क्या है जजेस की? मैक्सिमम 8 जजेस इंक्लूडिंग 1 चीफ जस्टिस। मैक्सिमम 4 कौन होंगे? जज ऑफ हाई कोर्ट। और मैक्सिमम 3 उलमा किराम हैविंग 15 ईयर एक्सपीरियंस इन इस्लामिक लॉज एंड रिसर्च। टेन्योर क्या होगा अपॉइंटमेंट का? 3 इयर्स। प्रेसिडेंट एक्सटेंड कर सकता है इस टेन्योर को। नेक्स्ट, ज्यूरिसडिक्शन क्या होगी? ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या है? फिजिकल ज्यूरिसडिक्शन या काइंड्स ऑफ केसेस। कहते हैं किस तरह के केसेस डील कर सकते हैं? कहते हैं एक तो है ओरिजिनल और दूसरा एपलेट, यानी इसमें इसका मतलब है जो क्रिमिनल, जो लोअर कोर्ट में से भी केस आ सकते हैं और डायरेक्टली केस भी आ सकते हैं। डायरेक्टली किस तरह के केसेस को डील करते हैं ये फेडरल शरीयत कोर्ट? ऐसे केसेस को फेडरल शरीयत कोर्ट डिसाइड करती है कि पाकिस्तान का कोई भी कानून इस्लाम के अगेंस्ट तो नहीं है, ठीक है, इस्लामिक प्रिंसिपल्स के मुतसादिम तो नहीं है,
मुतसादिम या अगेंस्ट कह ले, या इसे एक और लफ्ज बोला जाता है रिपग्नेंट। रिपग्नेंट तो नहीं है, अगेंस्ट तो नहीं है। एपलेट ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या है कि फेडरल हाई कोर्ट अपील भी सुन सकती है अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ क्रिमिनल कोड, लेकिन वो कौन से वाले, हर केस नहीं। नॉर्मल केस तो जाएंगे हाई कोर्ट के पास, ठीक है, लेकिन जो केस ऐसे हैं जो इस्लामिक लॉ से रिलेट करते हैं, हुदूद लॉ से रिलेट करते हैं, वो फेडरल शरिया कोर्ट के पास आएंगे। बाकी के रूटीन के केसेस जो हैं वो हाई कोर्ट के जाएंगे, क्योंकि बेसिकली जहां पे इस्लामिक प्रिंसिपल्स की बात होगी वहां पे ये किस्म का सामने स्पेशलाइज्ड कोर्ट है। नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा इसका, अगर कोई भी केस आता है फेडरल शरिया कोर्ट के पास तो ये कैसे उसको डिस्पोज ऑफ करेगी। पहला प्रोसीजर कह रहा है कोर्ट एग्जामिन करेगी किसी भी केस को कि कोई लॉ इस्लाम के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है कि नहीं। अच्छा, ये वो खुद से भी एक किस्म का सो मोटो नोटिस लेके भी एग्जामिन कर सकते हैं पाकिस्तान का कोई भी कानून, या हो सकता है कि कोई सिटीजन ऑफ पाकिस्तान जो है वो बता दे, इनको पहुंचा दे, फॉरवर्ड कर दे इन तक अपनी कम के सर ये देखिए हमें लगता है कि ये सिचुएशन जो है ये लीगल प्रोविजन अगेंस्ट है लॉस के, इस्लामिक लॉस के, तो इसके ऊपर अपना आप पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए। या फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई इशू फॉरवर्ड किया जा सकता है कि आप अपना ओपिनियन दीजिए, क्या ये लीगल प्रोविजंस इस्लाम के कवानीन के मुताबिक है कि नहीं। एक छोटा सा रेलिवेंट केस है वो आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, आगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमने कवर भी करना है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ इस चीज की कि किस तरह के केसेस ये हैंडल करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है कि जब कोई सेलर चीज बेचेगा और उस चीज में कोई खराबी है, सेलर खराबी बताने का पाबंद नहीं है बायर को, बायर ने खुद से चीज खरीदते हुए अच्छे तरीके से उसको देखभाल के खरीदना है, ये बायर की जिम्मेदारी है, जिसे हम कहते हैं लेट द बायर बी अवेयर, ठीक है। तो वो कहता है बायर, लेकिन फेडरल, अब ये लगा कुछ लोगों को कि शायद ये इस्लामिक लॉज के अगेंस्ट है, उन्होंने फेडरल शरिया कोर्ट को रेफर किया। फेडरल शरिया कोर्ट ने जब इसको देखा तो उन्होंने अपना डिसीजन दिया, उन्होंने क्या कहा कि ये प्रोविजन वाकई इस्लामिक लॉज के अगेंस्ट है, ये सेलर की जिम्मेदारी है कि अगर उसे पता है कि उसकी कोई चीज में खराबी है बायर को कम्युनिकेट करे। अब यहाँ पे कंफ्लिक्ट आ गया, लीगल प्रोविजन इस्लामिक लॉज के अगेंस्ट है, लीगल प्रोविजन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कह रहा है कि अगर चीज में खराबी है सेलर के लिए लाजमी नहीं है बताना। इस्लामिक लॉज क्या कहते हैं, अगर पता है कि वो चीज में खराबी है तो वो बताना जरूरी है। अब फेडरल शरिया कोर्ट ने इसके ऊपर अपना डिसीजन दिया कि जिसको इंप्लीमेंट करो, ठीक है। अब जाहिर है अब ये अपना डिसीजन ही दे सकती है कि डिसीजन ये होना चाहिए, कुछ केसेस में इनको हो सकता है पावर दे दी गई हो कि आप इम्प्लीमेंटेशन भी करवा सकते हैं, लेकिन अक्सर केसेस में याद रखें जब तक पार्लियामेंट के थ्रू लॉ चेंज नहीं होगा इनके डिसीजन की अहमियत नहीं होती अक्सर केसेस में। तो पहला केस इनके पास, पहला स्टेप प्रोसीजर का, इनके पास कोई भी केस फॉरवर्ड होगा, फॉरवर्ड कौन कर सकता है, एनी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान या प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट, या ये खुद से भी देख सकते हैं, किसी प्रोविजन के ऊपर सोच कर विचार कर सकते हैं। अगर पता चलता है कि कोई प्रोविजन इस्लामिक लॉज के अगेंस्ट है, ये अपना डिसीजन इशू करेंगे और उस डिसीजन में 3 चीजें बताएंगे। पहला, एक्सटेंड टू विच लॉ इज रिपग्नेंट। रिपग्नेंट का मतलब क्या होता है, अगेंस्ट, मुतसादम, इख्तलाफ हो कि कोई कानून किस हद तक इख्तलाफ रखता है इस्लामिक लॉ से। फिर रीजन फॉर डिसीजन, डिसीजन देंगे और अपने कि ये वाला कानून की ये शेख इस्लामिक लॉज के अगेंस्ट है। फिर रीजनिंग भी बताएंगे, बेसिस ऑफ डिसीजन, और फिर इसके बाद डेट बताएंगे व्हेन दिस डिसीजन विल बी इफेक्टिव, ठीक है। अगर उस डिसीजन के ऊपर उसको इम्प्लीमेंट करने की इनको पास पावर है तो साथ ये डेट भी बता देंगे कि इस डेट से ये डिसीजन इफेक्टिव होगा जी। लेकिन कह रहे हैं डिसीजन तब तक इफेक्टिव नहीं होगा जब तक इस डिसीजन के खिलाफ अपील करने का टाइम ना गुजर जाए। क्या फेडरल शरिया कोर्ट के खिलाफ के फैसले के खिलाफ अपील की जा सकती है?
बिल्कुल की जा सकती, हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ भी अपील की जा सकती है, फेडरल शिया कोर्ट के फैसले के खिलाफ क्यों नहीं की, उसके खिलाफ भी अपील की जा सकती है। लेकिन इसका उन्होंने टाइम पीरियड बताया हुआ है कि 60 डेज, जिस दिन डिसीजन हुआ उसके 60 डेज के अंदर अंदर आप अपील फाइल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में भी एक उन्होंने स्पेशल बेंच बनाया हुआ है जो कि शरीयत रिलेटेड केसेस को डील करता है, वहां पे अपील फाइल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। अगर गवर्नमेंट है तो उसके लिए 60 डेज का टाइम नहीं, 6 मंथ्स का टाइम है। यानी अगर गवर्नमेंट कोई अपील फाइल करना चाहती है फेडरल शिया कोर्ट के फैसले के खिलाफ तो उसके लिए कितना टाइम है, 6 मंथ। और अगर कोई इंडिविजुअल एनी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान अपील फाइल करना चाहता है 60 डेज का टाइम है। क्लियर हो गया? यानी जो ये डेट देंगे इफेक्टिव होने की, वो ये 60 डेज का टाइम पीरियड गुजरेगा तो फिर उसके बाद इनका डिसीजन इफेक्टिव समझा जाएगा। जी प्रोसीजर कुछ समझ आया? फिर से चलिए, फेडरल शरीयत कोर्ट, पहली चीज इसका स्टेटस आपने जहन में रखना है, कंसेप्ट को समझते हो। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, जुडिशियल सिस्टम हमारा क्या है, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अंडर हाई कोर्ट और फेडरल शरीयत कोर्ट पैरेलल, जो कि इस्लामिक रिलेटेड जो है, इस्लाम रिलेटेड केसेस को डील करती है फेडरल शरीयत कोर्ट। फेडरल शरीयत कोर्ट का स्ट्रक्चर आप हम समझ रहे हैं, हाई कोर्ट का समझ चुके हैं हम, सुप्रीम कोर्ट का भी समझ चुके हैं। फेडरल शरीयत कोर्ट में सबसे पहले आती है कंपोजिशन, कितने जजेस होंगे, मैक्सिमम 8 जजेस होंगे, जिनमें से 4 जजेस कौन होंगे, जो कि एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज जज ऑफ हाई कोर्ट है, और मैक्सिमम 3 कौन से होंगे, उलमा इकराम जिनका 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस होगा इस्लामिक लॉ एंड रिसर्च में। टेन्योर क्या होगा इनका, 3 ईयर्स, प्रेसिडेंट एक्सटेंड कर सकता है। नेक्स्ट, ज्यूरिसडिक्शन क्या है इनकी, 2 तरह की ज्यूरिसडिक्शन, ओरिजिनल भी एपलेट भी। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में क्या ये केस, किस तरह के केसेस डील करते हैं, कोई भी प्रोविजन अगर लीगल प्रोविजन किसी भी लॉ के इस्लामिक प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है तो ये इसके ऊपर अपना डिसीजन देते हैं कि वो वाकई अगेंस्ट है या नहीं है। और एपलेट ज्यूरिसडिक्शन में कौन सी तरह की अपील सुनते हैं, क्रिमिनल कोर्ट्स की, जो कि हुदूद लॉ से रिलेटेड हो। अब इनका प्रोसीजर क्या होगा, केसेस का प्रोसीजर, सबसे पहले कोई भी एनी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान या प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट या खुद से कोई केस जो है ये फेडरल शरिया कोर्ट में डिस्कस किया जा सकता है। कोई सिटीजन भी रेफर कर सकता है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी रेफर कर सकती है, खुद से भी ये कोई केस जो है वो कोई किसी भी प्रोविजन को कंसीडर कर सकते हैं कि इस्लामिक लॉ के अगेंस्ट है कि नहीं। और जब ये डिसीजन इशू करेंगे अपना कि कोई प्रोविजन इस्लामिक लॉ के अगेंस्ट है, उस डिसीजन में 3 चीज़ें बताएंगे। पहली चीज़ क्या, अपना डिसीजन के लॉ किस हद तक अगेंस्ट है इस्लामिक लॉज के, जो भी एप्लीकेबल लॉज है। दूसरा, रीज़न ऑफ द डिसीजन, और तीसरा, डेट जब ये डिसीजन इफेक्टिव समझा जाएगा। लेकिन ये डिसीजन जब तक अपील का पीरियड नहीं खत्म होगा तब तक ये डिसीजन इफेक्टिव नहीं होगा। और अपील, फेडरल शरिया कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील कहाँ की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट में। कब की जा सकती है, अगर किसी इंडिविजुअल ने करनी है तो विद इन 60 डेज, अगर गवर्नमेंट, प्रोविंशियल या फेडरल गवर्नमेंट ने करनी है 6 मंथ। क्लियर हो गई ये सारी डिस्कशन। चलिए अब जरा पास्ट पेपर के क्वेश्चन कर लेते हैं आगे चलने से पहले। कल हमने पास्ट पेपर के क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए थे जी। पेज हमारा 12, क्वेश्चन नंबर 18 मैंने आपको एक्सक्लूड करवा दिया था कि नहीं करना। क्वेश्चन 19, हाउ डज द हाई कोर्ट एक्सरसाइज, यही के क्वेश्चन बैंक का भी क्वेश्चन है, हाउ डज द हाई कोर्ट एक्सरसाइज इट्स सुपरवाइजरी रोल over subordinate courts, describe the 3 types of prerogative orders that it may issue। हाई कोर्ट का, एक मिनट है रे मेरे भाई, आप बताइए हाई कोर्ट का रोल सुपरवाइजरी होता है कि एडवाइजरी? भैया एडवाइजरी तो सुप्रीम कोर्ट का है मेरे भाई, सुपरवाइजरी है। सुपरवाइजरी रोल में ये क्या करते हैं, ये हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को सुपरवाइज करता है, कितनी तरह के ऑर्डर इशू करता है, एक तो प्रेरोगेटिव ऑर्डर और दूसरा रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस। ये हैबियस कॉर्पस क्या है, रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस क्या है, कि लोअर कोर्ट ने किसी पर्सन को रॉन्गफुली डिटेन किया हो उसको रिलीज करने का ऑर्डर। और प्रेरोगेटिव ऑर्डर की कितनी टाइप्स हैं, कौन कौन से, मैंडेमस ऑर्डर, प्रोहिबिशन ऑर्डर, सर्चर और आय ऑर्डर।
मैंडेमस ऑर्डर में हाई कोर्ट क्या ऑर्डर इशू करती है? टू कैरी आउट ए पब्लिक ड्यूटी, ठीक है। और प्रोहिबिशन ऑर्डर में क्या ऑर्डर होता है? टू रिस्ट्रिक्ट फ्रॉम एक्सीडिंग अथॉरिटी, कोई काम ना करने का ऑर्डर। और सर्शियरी राय ऑर्डर में क्या होता है कि कोई रिकॉर्ड, कोई भी केस जिसमें वो समझती है कि जी जस्टिस जो है उसके डन नहीं किया, कंप्लीट नहीं हुआ जस्टिस, उसकी प्रोसीडिंग्स को रिव्यू के लिए मंगवा सकते हैं। ये 3 तरह के ऑर्डर। क्लियर हो गया क्वेश्चन? 20 लिस्ट द एरियाज ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के एरियाज ऑफ ज्यूरिसडिक्शन क्या है मेरे भाई? ओरिजिनल, एपलेट और सुपरवाइजरी। ओरिजिनल में किस तरह के केसेस हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल कंपनी केस, एक एक एग्जाम्पल भी देते जाएंगे ना, कंपनी केसेस। एपलेट में सिविल कोर्ट या क्रिमिनल कोर्ट के केसेस जो हैं उनको सुन सकते हैं, अपील। और सुपरवाइजरी में अभी हमने बात कर ली कि प्रेरोगेटिव ऑर्डर इशू कर सकती है और हैबियस, रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस। करेक्ट। 21 व्हाट इज द कंपोजिशन एंड टेन्योर ऑफ फेडरल शरीयत कोर्ट? जी अभी हमने स्टडी किया, ये भाई जो एंड में हंस रहे हैं, ये मेरे भाई, इनको मेरे भैया बताइए फेडरल शरीयत कोर्ट का कंपोजिशन क्या है, कितने जज होते हैं? इनको हिलाएं जरा। हाँ जी, आप कॉर्नर वाले भाई जी बता। हाँ जी आप भैया, कंपोजिशन क्या है फेडरल शरीयत कोर्ट की? कितने जज होते हैं? क्या कह रहा है? 12-13 होते हैं। मैक्सिमम 8, मैक्सिमम 8। उनमें से 4 मैक्सिमम 4 कौन से वाले होते हैं? नहीं गुड, एलिजिबल फॉर हाई कोर्ट के जज होते हैं। नहीं, मैक्सिमम 4 हाई कोर्ट के जज उतर आते हैं कि एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज जज ऑफ हाई कोर्ट है। ये तो फर्क है ना दोनों में। लाजमी तो नहीं कि हर जो जज अपॉइंट हो वो हाई कोर्ट का भी जज हो। वो हो भी सकता है, वो हो सकता है पास में रहा हो सकता है कभी भी ना रहा हो, लेकिन एलिजिबल है तो अपॉइंट हो सकता है। कुछ नहीं समझ। और बाकी 3 मैक्सिमम 3 जजेस जो हैं जी, उलमा। और आगे कौन से उलमा, ये भी तो बताएं। Having 15-year experience in Islamic laws and research। तो क्या करेंगे आप? चलिए 21 क्लियर हो गया। 22 briefly describe the kind of cases handled by the Federal Shariat Court and the procedures followed in discharge of these cases। kinds of cases कौन से है? ओरिजिनल और एपलेट। और प्रोसीजर क्या है? यह कंप्लेंट लिख लेंगे। अच्छा मुझे बताइए, प्रोसीजर लिखते हुए, प्रोसीजर क्लियर है ना? अपील वाली बात लिखेंगे कि नहीं? हाँ, ख्याल में अपील वाली बात भी लिखनी चाहिए। ठीक है, अपील वाली बात भी लिखनी चाहिए, लेकिन अपील वाला वो स्पेसिफिक क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि फेडरल शरीयत कोर्ट के केस की अपील जो है वो किसको की जाएगी। लिस्ट द क्वेश्चन 23 लिस्ट द क्राइटेरिया विच मे बी फॉलोड फॉर डिटरमिन द एलिजिबिलिटी ऑफ ए पर्सन फॉर अपॉइंटमेंट एज ए जज ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। जी मेरे भाई आप बताइए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कोई एक सेलेक्ट कर लें और बता दीजिए क्राइटेरिया क्या है अपॉइंटमेंट का। सुप्रीम कोर्ट का बता दीजिए मेरे भाई। और 5 ईयर हो जज एक्सपीरियंस उसका हाई कोर्ट का 5 ईयर का जज या 5 ये पैसों वाला सवाल, वो रिवीजन वाले होते हैं पिछले टॉपिक से। 5 ईयर एक्सपीरियंस हो एज जज ऑफ हाई कोर्ट या 15 ईयर एक्सपीरियंस हो एज एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, ये अपॉइंटमेंट क्राइटेरिया है जज बन। अच्छा अगर चीफ जस्टिस बनना हो, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान प्रेसिडेंट करेगा, बिल्कुल जी। ये मेरे भाई आप मुझे बता दीजिए हाई कोर्ट का जज अपॉइंट होने का क्राइटेरिया क्या है? 10 ईयर एक्सपीरियंस एज एडवोकेट हाई कोर्ट और 10 ईयर एक्सपीरियंस एज होल्डर हो जुडिशियल ऑफिस का, और 10 ईयर एक्सपीरियंस एज सिविल सर्विस इंक्लूडिंग 3 ईयर एक्सपीरियंस एज
डिस्ट्रिक्ट जज, बिल्कुल ठीक। चलिए, तो इसका मतलब है कि जज, अभी तक का जुडिशियल सिस्टम हमें समझ आ गया। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखिएगा, इस चैप्टर 1 में कंसेप्ट थोड़े ज्यादा याद करने वाली चीजें, इसमें कंसेप्चुअल चीजें कम है, याद करने वाली चीजें ज्यादा है। तो स्टूडेंट्स के लिए नॉर्मली ये थोड़ा सा बोरिंग होता है आपने, लेकिन इसको अंडरस्टैंडिंग के साथ समझना और याद करना है, इंशाल्लाह याद आसानी से हो जाएगा। इसमें कंफर्म क्वेश्चन है, अगर कंफर्म क्वेश्चन नहीं समझ आ जाएगा भाई, कोई ऐसी चीज है जो आपको समझ में ना आ रही हो तो मुझे बताइए। हाँ, अगर फर्ज कीजिए इन केस समझ नहीं भी आती तो फिर आखिरी हल आपको पता है हमारे पास एक ही होता है, क्या, रटा लगाए और आगे निकले। ठीक है, इस चैप्टर 1 में कुछ जगहों पे रटा लगाना पड़ता है, चीजें ऐसी हैं, लेकिन याद रखें हमारा जो बाकी का लॉ है उसमें ऐसी बात नहीं है। उसमें शायद किसी 1-2 लाइनों में तो आपको किसी चैप्टर में रटा लगाना पड़े, लेकिन इतना ज्यादा रटे वाली चीजें नहीं होती। चैप्टर 1 में ज्यादा रटे वाली चीजें होती हैं, इसकी आप साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें। अगर आपने फर्ज कीजिए चाहे लेक्चर 1 या 2 की रिवीजन नहीं की 2-3 दिन, तो ये 2-3 दिन के बाद टॉपिक जहन से निकल जाते हैं, भूल जाते हैं। तो इसमें मेरा सबसे बड़ा खास तौर पे रिस्क ये है कि आप इसकी रिवीजन नहीं, ये इसमें याद करने वाला मटेरियल ज्यादा है, आप इसकी पीरियोडिकली रिवीजन नहीं करेंगे तो जहन से निकल जाएगा, भूल जाएंगे। और याद रखें इसमें इंतहाई आसान, इसमें केस स्टडी भी नहीं है। इसमें आपने देखे जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमने किए हैं वो सारे के सारे सीधे रटे वाले क्वेश्चन, एक भी केस स्टडी नहीं है इस चैप्टर में। इसलिए आपके लिए इंतहाई आसान भी हो सकता है अगर आपने याद किया हो, और अगर याद नहीं किया तो इंतहाई मुश्किल भी है। केस स्टडी में हमारे लिए आसानी भी होती है, क्या अगर लेक्चर सुना हो, समझा हो, कुछ क्वेश्चन किए हो, याद ना भी आए, भूल जाए, तो अंदाजा होता है कि इस तरह के केस को कैसे हैंडल करना है। उसमें मेमोरी इतनी इस्तेमाल नहीं होती केस स्टडी को अटेम्प्ट करते हुए, आपका नॉलेज और कंसेप्ट ज्यादा यूज होता है। लेकिन चैप्टर 1 में आपकी मेमोरी भी टेस्ट होगी। इसमें से कंफर्म क्वेश्चन है 6-7 नंबर जो है, क्वेश्चन 5 नंबर का वैसे है, 5, 6, 7 नंबर का भी हो सकता है, कंफर्म क्वेश्चन है, हमने इसको नहीं छोड़ना, याद रखिए। ठीक है, तो रिवीजन करते रहे। यहां तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट लेयर के ऊपर। नेक्स्ट लेयर कौन सी है? लोअर कोर्ट। अभी तक हमने पढ़ लिया सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से नीचे हाई कोर्ट, फिर फेडरल शेयर कोर्ट, अब नीचे आते हैं लोअर कोर्ट। अच्छा, इसमें मैं सारे का सारा आज आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मेजर सिस्टम स्ट्रक्चर आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन मैंने इस चीज को भी ध्यान में रखना है कि स्पीड और अंडरस्टैंडिंग दोनों साथ साथ चल रही हो, एक ही वजह से दूसरी कंप्रोमाइज ना हो। ये ना ज्यादा स्पीड के चक्कर में हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो कंप्रोमाइज हो जाए। तो मैं सिर्फ इसका कंप्लीट व्यू नहीं दे रहा आपको, लेकिन कंसेप्चुअली समझ लीजिए लोअर कोर्ट का सिस्टम सारा डिस्कस हो जाएगा आज। बाकी छोटे मोटे फंक्शंस हैं इनके, वो हम इंशाल्लाह कल के लेक्चर में कंक्लूड कर लेंगे। लोअर कोर्ट्स की तरफ आते हैं। लोअर कोर्ट्स कहते हैं किसको है भला? जो हर उस कोर्ट को जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट लेवल पे नहीं है, उससे निचले लेवल पे है। पाकिस्तान को अगर आप देखें तो पाकिस्तान को जियोग्राफिकली, पहले मैं जियोग्राफिकल लोकेशन आपके साथ क्लियर कर रहा हूं। पाकिस्तान को डिवाइड किया गया है बहुत सी प्रोविंसेस में, 4 प्रोविंसेस हैं। फिर उसके बाद हर प्रोविंस को फर्दर डिवाइड किया गया है सेशन या डिवीजन्स में, और फिर इन डिवीजन्स को फर्दर डिवाइड किया गया है डिस्ट्रिक्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट्स को डिवाइड किया गया फर्दर तहसील में, और तहसील को डिवाइड किया गया है यूनियन काउंसिल में। ठीक है, अपने इलाके की यूनियन काउंसिल आप जानती होंगे, अपने इलाके की यूनियन काउंसिल का नंबर नॉर्मली पता होता है, हाँ जी, जिसमें जो हमारे वो बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट वगैरह और दूसरी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो वहां पे जाके रजिस्टर करवाते हैं। तो ये यूनियन काउंसिल। यूनियन काउंसिल से नेक्स्ट लेवल कौन सा है? तहसील। तहसील से नेक्स्ट लेवल कौन सा है? डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट से नेक्स्ट लेवल कौन सा है? डिवीजन या सेशन, और फिर प्रोविंस, और फिर पाकिस्तान। पाकिस्तान लेवल पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पढ़ चुके हैं, प्रोविंस लेवल पे हाई कोर्ट पढ़ चुके हैं। अब हम उससे आगे फर्दर लेवल को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक, सेशन और डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। सेशन डिवीजन लेवल पे जो कोर्ट होती है या सेशन लेवल पे, उसे कहते हैं सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट, ये इसकी जुरिस्डिक्शन क्या होगी? जो भी डिवीजन, जिस डिवीजन या सेशन में है, उसमें जो भी एरिया आ रहा होगा, उसमें जितने केसेस हैं
वो सारे के सारे सेशन कोर्ट में आएंगे। सेशन कोर्ट में जो जज बैठता है, बड़ा इसका हेड होता है, उसे कहते हैं सेशन जज। पहले सेशन या डिवीजन, ये ज्योग्राफिकल लोकेशन वाइज है। हर सेशन या डिवीजन में एक बड़ा कोर्ट जिसे कहते हैं सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट के अंदर जो जज बैठे गए वो उन्हें क्या कहते हैं हम? सेशन जजेस। अच्छा, क्या सिर्फ सेशन कोर्ट ही हो गया? सेशन कोर्ट के अंदर भी कुछ और इसके अंडर कुछ फर्दर कोर्ट्स हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। अच्छा, अब ये एक चीज ध्यान में रखिएगा, हो सकता है फिजिकली ये एक ही बिल्डिंग हो, उसके अंदर सेशन कोर्ट हो और उसके अंदर सेशन कोर्ट के अंडर जो कोर्ट्स आती हैं जिन्हें हम मजिस्ट्रेट कोर्ट कहते हैं वो भी हो। लेकिन इनमें फर्क होगा कि कुछ हो सकता है स्मॉल अमाउंट के केसेस जो हैं वो एक मजिस्ट्रेट कोर्ट सुन रही हो, और उससे ज्यादा अमाउंट वाले केसेस हो वो दूसरी कोर्ट सुन रही हो, और उससे ज्यादा हाई अमाउंट वाले केस जो हैं तीसरी कोर्ट सुन रही हो। तो इसमें अमाउंट वाइज क्लासिफिकेशन हो सकती है। सेशन कोर्ट, सेशन कोर्ट के अंदर मजिस्ट्रेट कोर्ट, मजिस्ट्रेट कोर्ट को लीड कौन कर रहा होगा? सेशन कोर्ट। और मजिस्ट्रेट कोर्ट की 3 टाइप्स, ठीक है। इसके मजिस्ट्रेट कोर्ट्स में जो जज बैठते हैं उन्हें कहते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट कोर्ट में जो केसेस आते हैं उनको जो लोग सुनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जुडिशियल मजिस्ट्रेट के 3 कैटेगरीज हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, ठीक है। अच्छा, वैसे उसने वो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 कहा है, शायद वो थर्ड क्लास का वर्ड यूज नहीं करना चाहता था कि कोई जज थर्ड क्लास नहीं होता, लेकिन बहरहाल आप चाहे थर्ड क्लास का वर्ड यूज कर ले, चाहे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 कर ले, वो एक ही बात है। इनमें फर्क किस चीज का होगा? लेयर्स का। जो बहुत छोटे केसेस होते हैं वो थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट सुनेगा, जो उससे हाई वैल्यू के केसेस होंगे और जो उससे भी ज्यादा हाई फर्स्ट क्लास। अच्छा, अब जरा अगर स्ट्रक्चर आपको समझ आ रहा है तो मुझे बताइए, सबसे पहले अगर कोई जुर्म है लेकिन वो छोटी थोड़ी मामूली नौयत का है, वो कौन सुनेगा? जुडिशियल मजिस्ट्रेट थर्ड क्लास का, ठीक है। और अगर इसके फैसले के खिलाफ अपील करनी है, नहीं, ये अपील इस तरह नहीं हो, ये केसेस के टाइप्स हैं कि फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको कंफर्म नहीं बता रहा, एग्जाम्पल दे रहा हूं सिर्फ, कि अगर 10-15 दिन तक की सजा है किसी जुर्म की, वो थर्ड क्लास वाला सुनेगा। अगर 2-3 साल की सजा है वो सेकंड क्लास वाला सुनेगा। अगर 7-8-10 साल की क्लास है फर्स्ट क्लास वाला सुनेगा। इस तरह क्लासिफिकेशन है। लेकिन अगर इसके फैसले के खिलाफ अपील फाइल करनी हो थर्ड क्लास, तो सेकंड या फर्स्ट क्लास में नहीं जाया जाएगा, सेशन कोर्ट में जाया जाएगा, सेशन कोर्ट में जाएगा। ये सारा मजिस्ट्रेट कोर्ट ही है, ये सारा सिस्टम जो चल रहा है ये मजिस्ट्रेट कोर्ट है। ये मजिस्ट्रेट कोर्ट के अंदर बैठे मजिस्ट्रेट हैं, जजेस हैं। क्लियर हो गया ये बात? सेशन कोर्ट, और सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करनी है वो फिर आपको नेक्स्ट सिस्टम पता है, हाई कोर्ट। यहां तक क्लियर हुआ? अच्छा, सेशन से आगे मजीद चलते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कंसेप्चुअली, आपके ख्याल में पाकिस्तान में जितने भी लीगल केसेस होते होंगे, क्रिमिनल केसेस की तादाद ज्यादा होगी कि सिविल केसेस की तादाद? इसका मतलब यह है, अगर गवर्नमेंट ये चाहती है इंसाफ लोगों को घर की दहलीज तक पहुंचे, तो बताइए ये जो सिविल कोर्ट्स हैं ये सेशन या डिवीजन लेवल पे होने चाहिए या आगे फर्दर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होने चाहिए? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होने चाहिए। इसीलिए जहन में रखिएगा कि सेशन कोर्ट डील करती है क्रिमिनल केसेस को, और ये सेशन लेवल या डिवीजन लेवल पे बनाई जाती है, जबकि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ये डील करती है सिविल केसेस को, और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाई जाती है। क्लियर हो गया? बाकी वर्किंग इसकी भी उसी तरह है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कौन सा कोर्ट होगा जिसकी हाईएस्ट अथॉरिटी होगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे? वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो हेड होंगे उनको क्या कहा जाएगा? उसको डिस्ट्रिक्ट जज।
अब डिस्ट्रिक्ट जज के अंडर भी कुछ लोग काम कर रहे होंगे डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, वो कौन से हो, वो कौन होंगे, सिविल जज। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जिस तरह सेशन कोर्ट के अंदर मजिस्ट्रेट कोर्ट है और वहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मजिस्ट्रेट केसेस को सुन रहे हैं, बात समझ आ रही, सेशन कोर्ट के अंडर मजिस्ट्रेट कोर्ट है, मजिस्ट्रेट कोर्ट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली उसी तरह डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सिविल केसेस को सुनने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। सेशन कोर्ट में और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपने फर्क रखना है। सेशन कोर्ट किस लिए है, क्रिमिनल केसेस के लिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किस लिए है, सिविल केसेस के लिए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सिविल केसेस आएंगे, इसीलिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंडर भी कोर्ट कौन सा, फैमिली कोर्ट। अच्छा, इसको फैमिली कोर्ट क्यों कहा वाला, क्योंकि सिविल केसेस है, नॉर्मली यही फैमिली के यही डिस्प्यूट होते हैं, प्रॉपर्टी वगैरह के सबसे ज्यादा होते हैं नॉर्मली, फैमिली कोर्ट। अच्छा, जिस तरह सेशन कोर्ट के अंदर मजिस्ट्रेट कोर्ट डिफरेंट मजिस्ट्रेट्स हैं, उसी तरह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर फैमिली कोर्ट, क्या इधर भी डिफरेंट जज नहीं होंगे, उनको कहते हैं सिविल जज। और उसी तरह कंसेप्ट है, जिस तरह यहाँ पे 3 लेयर्स उन्होंने बनाई, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, तो सिविल जज की भी 3 लेयर्स हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, ठीक है। अच्छा, अब ये सारे फैमिली कोर्ट ही हैं। अगर फर्ज कीजिए फैमिली कोर्ट के किसी सिविल जज ऑफ सेकंड क्लास ने कोई फैसला दिया, उसकी अपील फाइल करनी है, किधर भी रहे, क्या सिविल जज फर्स्ट क्लास को अपील तो नहीं जाएगी, बल्कि किसको जाएगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, ठीक है, फैमिली कोर्ट को नहीं, क्योंकि ये बेसिकली फैमिली कोर्ट के अंदर ही हो रहा है ये सारे तीनों काम, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील किधर जाएगी, तो फिर हाई कोर्ट। स्ट्रक्चर समझ, ज्यादा कम्प्लेक्स तो नहीं हो रहा कंसेप्ट, ठीक है। इस समटाइम एक वर्ड बोला जाता है सिविल कोर्ट। आप बता सकते हैं सिविल कोर्ट से मुराद कौन से वाला कोर्ट है, क्या सिविल जज, क्या फैमिली कोर्ट, या फैमिली कोर्ट प्लस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, बताइए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी और फैमिली कोर्ट भी, ये सारे का सारा जो स्ट्रक्चर है ये सिविल कोर्ट ही है। यानी सिविल कोर्ट की यूं कह सकते हैं, सिविल कोर्ट्स में 2 तरह की कोर्ट्स आते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और एक फैमिली कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो जज होगा उसे कहते हैं डिस्ट्रिक्ट जज, फैमिली कोर्ट में जो जज होंगे उन्हें कहते हैं सिविल जज। सिविल जज की 3 टाइप्स, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। इसी तरह अगर कोई हमसे पूछे भाई एक टर्म यूज करें क्रिमिनल कोर्ट्स, तो क्रिमिनल कोर्ट्स का मतलब क्या होगा, क्या सिर्फ सेशन कोर्ट या मजिस्ट्रेट कोर्ट, दोनों, क्योंकि दोनों क्रिमिनल केसेस सुन रहे होते हैं। सेशन कोर्ट प्लस क्रिमिनल कोर्ट क्या हो गया, सेशन कोर्ट और मजिस्ट्रेट कोर्ट। सेशन कोर्ट में जज होगा उसे क्या कहेंगे, सेशन, और मजिस्ट्रेट कोर्ट में जो जज होगा उसे क्या कहेंगे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट। उनकी 3 टाइप्स है जुडिशियल मजिस्ट्रेट की, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। यहां तक क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, मैं इससे आगे ज्यादा अपील फर्दर साइड में नहीं जा रहा डिटेल में, वो इंशाल्लाह कल चलेंगे। हाँ, एक चीज आपके साथ शेयर कर लूं, जी। तो एक चीज आपके साथ और शेयर करनी है कि इन जजेस की अपॉइंटमेंट कौन करेगा। देखिए सेशन जज और डिस्ट्रिक्ट जज, इनकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा, वो कह रहा है ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट करेगी इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट। इनकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा, प्रोविंशियल गवर्नमेंट।
देखें, जिस तरह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस थे वो प्रेसिडेंट के पास पावर थे, ठीक है, लेकिन वो भी कंसल्ट करता था ताकि जो लीगल बैकग्राउंड रखते हैं लोग उनका भी ओपिनियन आ जाए, उनका मशवरा भी आ जाए। उसी तरह अब ये चूंकि सारा प्रोविंशियल लेवल पे बात हो रही है, ये सेशन कोर्ट की भी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की भी, ये सारा प्रोविंशियल लेवल पे एक प्रोविंस के अंदर है, तो यहाँ पे जो हाईएस्ट अथॉरिटी जो इनके जजेस को अपॉइंट करेगी वो असूली तौर पे भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ही होनी चाहिए। तो कह रहे हैं सेशन जज और जो नीचे जुडिशियल जज या सिविल जज है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट या सिविल जज है, इनको डायरेक्ट प्रोविंशियल गवर्नमेंट कर देगी। लेकिन जब सेशन जज जो डिस्ट्रिक्ट जज की बात आएगी, जो हेडलाइन के, इनकी अपॉइंटमेंट भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ही करेगी, लेकिन हाई कोर्ट के कंसल्टेशन के बाद, क्योंकि हाई कोर्ट भी प्रोविंशियल लेवल पे काम कर रहा है ना जी। अपॉइंटमेंट क्लियर हो गई, ये आपने स्ट्रक्चर नोट कर लिया, इसको नोट कर लीजिए और इसको आपने इसी तरह आपने कंसेप्ट बनाना है। इनका कंसेप्ट ज्यादा है चैप्टर 1 में, स्ट्रक्चर बना के इसको याद करने की कोशिश करेंगे, आसानी से याद हो जाएंगे, वरना मिक्स हो जाएगा, रटा लगाना पड़ेगा। यहां तक क्लियर? चलिए आज का लेक्चर यहां पे खत्म करते हैं, इंशाल्लाह कल इससे आगे